बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहा लाने का हुक्म दिया। जयराम फिर चिल्लाया, प्रताप तुम जालिम हो, कमीने हो, मुझे जो सजा चाहो दे लो, लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गरज कर कहा, मुझे तुम्हारी बदजुबानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारा फैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्जे में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। ये नामुमकिन है कि ये भी जिंदा रहें, और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डालो। अगर तुम्हारी बहन जहाज पर से गायब हुई है तो मैं जरूर इसका पता लगाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक करना पड़ा तो भी दरेग नहीं करूंगा। सिपाही ने लोहे की सलाह प्रताप राय के हाथ में दे दी और वह जुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज में कहा, नहीं नहीं, ठहरो, मेरी बहन जहाज पर ना थी, मैं अकेला आया था, मैं फकत इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन आए कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानियां बयान करके उसे मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे। प्रताप, मैं वादा करता हूँ, एक राजपूत का वादा, मुझ पर एतबार करो। तुम्हें यह गवाही भी देनी पड़ेगी कि जहाज पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो मैं ये वादा करने के लिए भी तैयार हूँ। इन्हें छोड़ना ना छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने यह भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला और अपनी बहन को एक बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त होरदा सा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। प्रताप राय ने लोहे की सलाह फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे खामखा परेशान किया। जुबैर ने होश में आकर आंखें खोली। वो अली के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टी से रुमाल भिगो भिगो कर उसके जख्मों पर टकोर कर रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जुबैर होश में आते ही उठकर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर उसके होंठों से लगा दिया। जुबैर के दिल में एक लम्हा के लिए फिर एक बार गुस्सा और हकारत के जज्बात पैदा हुए, लेकिन जयराम की आंखों में आंसू देखकर उसने पानी के चंद घूंट पी लिए। जयराम ने फकत इतना कहा, जुबैर, मुझे अफसोस है, और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। जुबैर ने अपने चेहरे पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जयराम, तुम मेरे लिए मुअम्मा हो। तुमने देबल के हाकम से साजबाज करके हमें इस हालत तक पहुंचाया। उसके बाद तुम मेरे लिए जल्लादों से नबर्द आजमा हुए। अब तुम आंसू भी बहा रहे हो। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? जयराम के होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज निकली, जुबैर, मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी, और एक राजपूत एहसान फरामोश नहीं हो सकता। देबल के सरदार ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे जहाजों पर हमला करने से पहले मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया। तुम मुझसे बदजन हो, मुझे दगाबाज समझते हो, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं ये साबित कर दूंगा। जुबैर ने कहा, अगर तुम इस साजिश में शरीक नहीं तो मैं पूछता हूँ कि नाहिद और खालिद कहाँ हैं? जयराम ने जवाब दिया, अगर तुम माया देवी के मुतल्लिक कुछ नहीं बता सकते तो मैं खालिद और नाहिद के मुतल्लिक क्या बता सकता हूँ? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं सारी रात कोठड़ी में बंद रहा। तुम जहाज पर थे। बंदरगाह से एक कश्ती भी उस रात गायब हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई से पहले उन्हें कहीं भेज दिया है तो भगवान के लिए मुझसे ना छुपाओ। मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें प्रताप राय के जालिम हाथों से बचाने की नीयत से कहीं भेजा होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माया जिंदा है और किसी महफूज जगह पर है। वादा करता हूँ कि तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं प्रताप राय को यकीन दिला चुका हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ ना थी, वरना वो आज तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। जुबैर ने जवाब दिया, काश मैं तुम पर एतबार कर सकता। तुम दोनों नाहिद को छुपाकर माया की जिम्मेदारी हमारे सर इसलिए थोप रहे हो कि हम राजा से नाहिद और खालिद के मुतल्लिक सवाल न कर सके। जयराम ने कहा, जुबैर, मुझ पर एतबार करो, मुझे तुमसे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को माया और नाहिद के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं तो यह प्रताप राय की शरारत है। आज वो मेरे सामने तुम दोनों को इसलिए सजा दे रहा था कि मैं आइंदा माया और नाहिद का नाम ना लूं। मैं ये वादा करता हूँ, और तुम नहीं जानते कि एक राजपूत भाई के लिए अपनी बहन के मुतल्लिक इस किस्म का वादा करना किस कदर सबर आजमा है। जुबैर ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इस वक्त हम पर तुम्हारी तलवारों का पहरा है। हमारे लिए तुम्हारे झूठ और सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलने का इनाम दे सकता हूँ, ना झूठ बोलने की सजा। सिर्फ ये जानता हूँ कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए, और जब तक मैं नाहिद को नहीं देखता मुझे ना तुम पर एतबार आ सकता है और ना देबल के हाकिम पर। अगर मुस्तकबिल के हालात ने यह साबित कर दिया कि तुम इस मामले में बेकसूर थे
تو میں تم سے اس بدگمانی کے لیے معذرت کر لوں گا۔ اگر دیبل کا حکم قصوروار ہے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آواز راجا کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خالد، ناہید اور تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں۔ دوسرے جہاز سے سرندیب کے ملاحوں نے ہمارے جہاز کے چند آدمی کو ایک کشتی پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کشتی جنوب کی طرف غائب ہو گئی تھی۔ اگر انہیں اس کشتی پر اغوا کیا گیا ہے تو معاملہ صاف ہے، کشتی ہمارے جہازوں سے نہیں بلکہ بندرگاہ سے غائب ہوئی ہے، اور اس بات کا علم بندرگاہ والوں کو ہونا چاہیے کہ وہاں سے کشتی کون لایا۔ جے رام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پرتاپ، کبینہ، مکار، بزدل، زبیر، بھگوان کے لیے میری خطا معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نادم ہوں۔ زبیر کو ان الفاظ سے زیادہ جے رام کی پرنم آنکھوں نے متاثر کیا، اور اس نے جے رام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جے رام، تم جاؤ، انہیں تلاش کرو۔ پرتاپ رائے ظالم بھی ہے اور مکار بھی، اسے اپنے دل کا حال نہ بتانا، ورنہ تم اپنی بہن کو تلاش نہ کر سکو گے اور نہ ہی راجا کے کانوں تک یہ خبر پہنچ سکے گی۔ جے رام اٹھ کر قید خانے کی کوٹڑی سے باہر نکل آیا۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم دور جانے کے بعد جے رام نے واپس آ کر ایک پہرے دار کو سرندیب کے ملاحوں کی کوٹڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے حکم دیا۔ ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ سرندیب کے ملاح زبیر کے بیان کی حرف بحرف تصدیق کر چکے تھے، اور اسے افسوس تھا کہ اسے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا۔ 3 ہفتوں کے بعد خالد کی بہن ناہید ایک اجڑے ہوئے قلعے کے ایک کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ برہم آباد سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل میں یہ قلعہ کسی زمانے میں گنگو ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی قیامگاہ تھی۔ چند دنوں سے گنگو اور اس کے ساتھی پھر ان پرانے کھنڈروں کو آباد کر چکے تھے۔ ناہید کے زخم اور بخار سے گنگو کو سخت تشویش تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ناہید کے شفا یاب ہونے تک ایسی جگہ کو اپنی قیامگاہ بنایا تھا جو خطرات سے محفوظ تھی۔ گنگو لوٹ مار نہ کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ جہاز غرق ہو جانے کے بعد اس کے پاس صرف 4 بیش قیمت ہیرے رہ گئے تھے جنہیں وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ ایک گجراتی تاجر کا بھیس بدل کر برہمن آباد پہنچا۔ وہاں پر صرف 2 ہیرے بیچنے سے اسے اس قدر رقم مل گئی جو اس کے تمام ساتھیوں کو گھوڑے، تلواریں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ گنگو کو دیبل کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی جائے پناہ مل جاتی تو وہ یقیناً اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناتا، لیکن وہاں کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کے علاوہ گنگو کو یہ بھی یقین تھا کہ قیدیوں کو برہمن آباد میں راجا کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ چند دنوں سے گنگو کے ساتھی دیبل اور برہمن آباد کے درمیان تمام راستوں پر پہرا دے رہے تھے۔ گنگو کی نیت کے متعلق خالد کے تمام شکوک رفع ہو چکے تھے۔ مایا دیوی بھی دن رات ناہید کی تیمارداری کر کے گنگو کو کسی حد تک اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے چکی تھی، ناہید کے شبہات دور کر چکی تھی، لیکن خالد پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے لیے گویا وہ تھی ہی نہیں۔ وہ تیمارداری کے لیے ناہید کے پاس بیٹھتا، وہ اس کے سامنے ناہید کے زخم کی مرہم پٹی کرتی، اسے دوائی کھلاتی، اس کا سر دباتی، اور خالد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے خلاف کئی بار یہ الفاظ دہراتی کہ آپ کی بہن کی طبیعت اب ٹھیک ہے، زخم جلد ہی اچھا ہو جائے گا، بہن ناہید اب تندرست ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن خالد کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ یہ محسوس کرتی کہ خالد کی آنکھیں اور کان اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ کے دہانے سے اس مقام تک کشتی کے طویل سفر میں بھی یہی حالت تھی۔ دریا میں وہی پانی تھا جسے وہ سمندر میں دیکھ چکی تھی۔ ہر صبح وہی سورج نمودار ہوتا اور شام کے وقت انہی چاند اور ستاروں کی محفل سجتی تھی، لیکن خالد کے طرز عمل میں تبدیلی کے بعد اس کے لیے کائنات کی تمام رنگینیاں پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگر خالد اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتا، اگر وہ فقط ایک بار پوچھ لیتا کہ مایا تم کیسی ہو، اگر اس کے ہاتھ مایا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو پوچھنے کے لیے معمولی سی آمادگی ظاہر کرتے، تو بھائی یعنی جے رام کی جدائی کے احساس کے باوجود وہ اس بات پر خوش ہوتی کہ قدرت نے دیبل سے ان کے راستے جدا نہیں کیے۔ وہ جہاز پر سفر کے دوران اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش خالد کے ساتھ اس کا سفر ختم نہ ہو، کاش کوئی طوفان جہاز کا رخ بدل دے اور وہ خالد کے ساتھ کسی ایسے جزیرے میں پہنچ جائے جہاں صاف اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہوں، آبشار محبت کے گیت گاتی ہوں۔ دیبل کی بندرگاہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے سپنوں کی رنگین دنیا درہم برہم ہوئی، لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کے بجائے ایک کشتی پر سوار کرا دیا
तो माया देवी फिर सपनों की एक नई दुनिया आबाद करने लगी। लेकिन देबल के हादसा ने एक जीते जागते नौजवान को एक पत्थर का मुजस्समा बना दिया था। मोहब्बत और वफा की देवी की मुतमन्नी निगाहों के जवाब में खालिद की आंखों में नफरत और हकारत के सिवा कुछ ना था। उन लोगों में सिर्फ नाहिद ऐसी थी जिसे ये यकीन था कि देबल के हादसे से माया देवी का कोई ताल्लुक नहीं। वो एक औरत की ज़कावत हिस्स से माया की ज़हनी कशमकश का अंदाज़ा कर चुकी थी। उसे जब भी मौका मिलता वो खालिद के सामने माया की पाकीज़गी, इसकी मासूमियत और उसकी हया का जिक्र छेड़ देती। खालिद गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करता तो वो कहती, खालिद तुम्हारा दिल बहुत सख्त है, तुम देखते नहीं उसका सुरहो सफ़ेद चेहरा दोपहर के फूल की तरह मुरझा गया है। उसका भाई बुरा सही, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वो मासूम है। वो तुम्हें अपनी आखिरी पनाह ख्याल करती है, तुम उसे तसल्ली दे सकते हो। वो अब यहाँ तक कह चुकी है कि अगर उसका भाई वाकई इस साजिश में शरीक था तो वो उसके पास जाने से मरना बेहतर समझती है। और वो जवाब देता, मैं दोपहर के वक्त चिराग की ज़रूरत महसूस नहीं करता। मैं जो कुछ देख चुका हूँ उसके बाद इस लड़की के मुतल्लिक अपनी राय बदलना मेरे बस की बात नहीं। चंद दिन उस कले में रहने के बाद नाहिद चलने फिरने के काबिल हो गई, लेकिन तीर का जख्म अभी तक मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था। खालिद कभी कभी सवारों की किसी टोली के साथ गश्त के लिए चला जाता। एक शाम मुख्तलिफ अतराफ से सिपाहियों की तमाम टोलियां वापस आ गई, लेकिन खालिद और उसके 4 साथी वापस ना आए। नाहिद नमाज मगरब के बाद अपने भाई की हैरियत के लिए दुआ कर रही थी। गंगू अपने चंद साथियों को खालिद की तलाश में रवाना करके एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर उसकी राह देख रहा था। माया कले से बाहर निकलकर घने दरख्तों में से इधर उधर झांक रही थी। अचानक उसे दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा और वो तेजी से कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। उसका दामन एक झाड़ी के कांटों से उलझ गया। वो कांटों को अलग कर रही थी कि झाड़ियों के अकब से खालिद और दूसरे सवार नमूदार हुए। खालिद ने घोड़ा रोकते हुए पूछा, मेरी बहन कैसी है? कानों के रास्ते ये अल्फाज माया के दिल में उतर गए। वो खालिद की तरफ देखने लगी। खारदार झाड़ी की चंद शाखें जो उसने बड़ी मुश्किल से अपने दामन से जुदा की थीं, उसके हाथ से छूटकर फिर उसके दामन में उलझ गईं। खालिद ने फिर कहा, बताओ मेरी बहन ठीक है ना? माया ने चौंक कर जवाब दिया, वह बिल्कुल ठीक हैं, आपने बहुत देर लगाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खालिद ने पूछा। मैं कुछ नहीं, ये कहकर माया फिर अपने दामन को कांटों से छुड़ाने लगी, लेकिन उसकी निगाहें खालिद पर गड़ी हुई थी। खालिद घोड़े से उतरा और उसके साथी एक दूसरे की तरफ देखते और मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। खालिद चाहों को एक एक करके उसके दामन से अलग करने लगा। माया का तनफुस तेज हो रहा था। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू उमड़ने लगे। उसने अपना कांपता हुआ हाथ खालिद के हाथ पर रख दिया। खालिद ने एक शाख उसके दामन से अलग करते हुए कहा, इसे पकड़ो। उसने जल्दी से शाख को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तेज कांटा उसकी उंगली में पेवस्त हो गया और शाख उसके हाथ से छूटकर फिर उसके दामन में उलझ गई। माया कांटे की तकलीफ के बावजूद मुस्कुराई। तशक्कुर के आंसुओं में भीगी हुई मुस्कुराहट ने उसका चेहरा शबनम आलूद फूल से कहीं ज्यादा दिलफरेब बना दिया। खालिद ने उसकी तरफ देखा और आंखें झुकाते हुए कहा, लाओ मैं निकाल दूं। माया ने कुछ कहे बगैर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। खालिद कांटा निकालकर फिर झाड़ी की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई? माया ने जवाब दिया, गले में गर्मी थी और मैं जरा हवा होरी के लिए निकल आई थी। लेकिन उसका दिल कह रहा था, क्या सचमुच तुम मेरे यहाँ आने की वजह नहीं समझ सके? काश मैं तमाम उम्र कांटों में उलझी रहूं और तुम निकालते रहो। खालिद ने जवाब दिया, लेकिन इस वक्त दरख्तों के नीचे तो ज्यादा हबस है। माया ने परेशान सा होकर खालिद की तरफ देखा, लेकिन कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, मैं दरिया की तरफ जा रही थी। दरिया तो दूसरी तरफ है, खालिद ने कहा। मैं भी उसी तरफ जा रही थी, लेकिन क्या? घोड़ों की टाप सुनकर इस तरफ आई थी। आज आपने बहुत देर की, मैं बहुत परेशान थी। मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं समझ सका। अगर मैं जुबैर और अपने दूसरे साथियों की तरह कैद में होता तो तुम्हें बहुत इत्मीनान होता, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अब भी कैद में हूँ। मैं तुम्हारे भाई की तरह अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। माया के दिल पर एक झटका लगा। वो देर तक बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। उसने खिलाफे मामूल खालिद की तरफ टिकटिकी बांध कर देखा और उसकी चमकती हुई पुतलियों पर फिर एक बार पानी के धुंधुलके निकाब छा गए। ये निकाब उभर कर छलकते हुए आंसुओं में तब्दील हो गए। दो चमकते हुए मोती रुखसारों पर हल्की हल्की लकीरें छोड़ते हुए होंठों पर आ रुके। माया ने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया। चलो अब देर हो रही है। खालिद की आवाज सुनकर माया ने चौंक कर चेहरे से हाथ हटाए। उसका दामन कांटों से अलग हो चुका था
और खालिद घोड़े की बाग पकड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो बोली, आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे आखिरी बार सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। अगर मेरा भाई इस साजिश में शरीक था तो भी ये इंसाफ नहीं कि उसके पाप की सज़ा मुझे मिले। खालिद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हारा भाई भी तुमसे दूर नहीं, वो यहाँ से 4 कोस दूर दरिया के किनारे एक टीले पर पड़ाव डाले हुए है। वो राजा से इनाम हासिल करने के लिए कैदियों को बरहमन आबाद ले जा रहा है। उसके साथ देबल का हाकिम भी है। कल तक वो बरहमन आबाद पहुंच जाएंगे। शायद आज रात ही तुम्हारे भाई के पास हमारा पैगाम पहुंच जाए, और अगर उसने कैदियों को छोड़ना मंजूर कर लिया तो तुम्हें उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। मैं शुरू से इस बात का हामी ना था कि तुम्हें यहाँ रखा जाए। हमारा हलाक हमें यह इजाज़त नहीं देता कि हम एक बेबस औरत पर हाथ उठाएं। तुम इत्मीनान रखो। आपको किसने बताया कि मेरा भाई कैदियों को ले जा रहा है? क्या यह मुमकिन नहीं कि प्रताप राय के साथ वो भी एक कैदी की हैसियत में जा रहा हो? मैं आज खुद अपनी आंखों से देख आया हूँ। वो एक मुश्की घोड़े पर सवार था और कैदी बैलगाड़ियों पर भी पाए जंजीर थे। चलो, अब देर हो रही है। गंगू मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप जाएं, मैं अभी आती हूँ। खालिद घोड़े की बाग पकड़कर पैदल चलता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंचा। गंगू बाहर उसके इंतजार में खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, खालिद, माया को कहाँ छोड़ आए? खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, वो आ रही है। रात हो रही है, तुम उसे साथ क्यों ना ले आए? आप ले आए, वो कहती थी। तुम जाओ, मैं अभी आ जाती हूँ। गंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये औरत भी अजीब महलूक है। वो छुप छुप कर तुम्हारी राह देख सकती है, तुम्हारे लिए कांटों में उलझ सकती है, लेकिन तुम जरा उसकी तरफ माइल हुए और वो वहशत ज़दा हिरनी की तरह कतरा कर भाग गई। खालिद ने जवाब दिया, मेरे दिल में शायरी के लिए कोई जगह नहीं। अब आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए? आप देबल के काफिले की खबर सुन चुके होंगे। हाँ, मैं सुन चुका हूँ, गंगू ने कहा। उनके साथ 200 मुसल्ला सिपाही हैं। हम मुट्ठी भर आदमियों के साथ उन पर हमला नहीं कर सकते। मैं जयराम को यहाँ लाने की तजवीज़ सोच चुका हूँ। खालिद ने कहा, इस लड़की की बातों में आकर नाहिद जयराम के मुतालिक अपने ख्यालात बदल चुकी थी और आप भी मुतासर हो रहे थे। गंगू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम मुझसे ज्यादा मुतासर थे। बहरहाल मुझे अब यकीन हो चुका है कि माया मासूम है, और उसके बावजूद आप जयराम को माया के कत्ल की धमकी देना चाहते हैं। खालिद ने कहा। गंगू ने कहा, तुम्हारे साथियों को आज़ाद कराने की इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। लेकिन अगर जयराम ने अपने राजा की खुशी पर अपनी बहन को कुर्बान कर दिया तो? खालिद ने हदशे का इजहार किया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन अगर जयराम इस कदर जलील साबित हुआ तो माया जैसी लड़की को ऐसे जालिम भाई के हाथों से बचाना हमारा फर्ज है। वो खुद भी जयराम की बजाय तुम्हारी पनाह को तरजीह देगी। चंद दिनों तक तुम्हारी बहन सफर के काबिल हो जाएगी और हम तुम्हें मकरान की हदूद के अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम अपने साथियों को मुसीबत में छोड़कर चले जाएं? तुम वहां जाकर उनकी ज्यादा मदद कर सकोगे, गंगू ने कहा। अरबों के अलावा सरनदीप के मलाहों को भी कैद में रखे जाने की वजह गालिबन यह है कि तुम्हारे जहाजों के लूटे जाने की खबर सिंध से बाहर ना निकले। अगर यह खबर वहां तक पहुंच गई तो तुम्हारी कौम उसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन तुम इस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक नाहिद तंदुरुस्त नहीं होती। अगर जयराम हमारे काबू में आ गया तो यह मुमकिन है कि हम कम अज कम जुबैर को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाएं, या अगर ये हो सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं अरब में किसी को नहीं जानता। मुमकिन है कि बसरा और दमिश्क में मेरी आवाज़ पर कोई तवज्जो ना दे, लेकिन जुबैर वहाँ हज़ारों आदमियों को जानता है। आपने ये नहीं बताया कि आज रात मेरे जिम्मे क्या काम है। गंगू ने जवाब दिया, तुम आराम करो, लेकिन माया देवी अभी तक नहीं आई।